अब आते हैं हम अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के 8वें कारण पर। और यह कारण था उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति और नए कर। और इस 8वें कारण के अंतर्गत भी हम कई सारे कारणों की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले थी ग्रेनविले की नीति। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेनविले ने अमेरिका खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना शुरू कर दिया था। ग्रेनविले जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनसे पहले विग सरकारों ने अमेरिका से आने वाली डाक और रिपोर्टों को कभी महत्व नहीं दिया। लेकिन नए अंग्रेज राजा जॉर्ज तृतीय ने यह प्रयास किया कि हर विभाग में कुशलता और गति लाई जाए। इसलिए अमेरिका संबंधी विभागों में भी जागरूकता आनी शुरू हुई। इंग्लैंड के लगातार विश्वव्यापी युद्धों में फंसे रहने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के उद्योगों में यह भावना बल पकड़ती जा रही थी कि अमेरिकी उपनिवेश न केवल दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर उद्योग भी लगा रहे हैं। और इससे उन्हें यह डर लगा कि इंग्लैंड में उद्योगों का लाभांश कम हो जाएगा। इसलिए अर्थव्यवस्था को ठीक करने और सरकारी खर्च में लगातार घाटे की स्थिति को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि कर का प्रत्येक स्रोत सही ढंग से नियंत्रित किया जाए। लॉर्ड ग्रीनविले ने 1763 में यह महसूस किया कि अमेरिका पर खर्च तो बहुत हो रहा है, लेकिन कर इत्यादि कम इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए उसने इंग्लैंड और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को एक नया आयाम देने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें 3 प्रमुख बातें थीं। सबसे पहला कि जहाजरानी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और तस्करी को रोका जाए। दूसरा, उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाए जाएं। तीसरा, इस प्रकार से जो राजस्व इकट्ठा हो उससे अमेरिका में एक बड़ी स्थायी सेना रखी जाए जो फ्रांसीसी खतरे से बस्तियों की रक्षा करे और रेड इंडियन कबीलों के हितों की भी रक्षा हो। इस योजना के अंतर्गत तस्करी रोकने के लिए ग्रीनविले ने अमेरिका में एक विशेष एडमिरल का न्यायालय स्थापित किया और बस्तियों के गवर्नरों को नियमों और कानूनों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। ग्रीनविले ने उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 अधिनियम प्रस्तावित किए, जिनमें 2 प्रमुख थे, शुगर एक्ट यानी कि मोलेसेस एक्ट 1764 में और स्टैम्प एक्ट 1765 में। शेष 2 एक्ट करेंसी एक्ट और क्वार्टरिंग एक्ट थे। करेंसी एक्ट के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में दूसरे देशों के साथ प्रचलित हुंडी और कागजी मुद्रा पर रोक लगाना था, जिससे केवल व्यापार में अंग्रेजी मुद्रा का ही प्रयोग हो। क्वार्टरिंग एक्ट के अंतर्गत अमेरिका में इंग्लैंड की सेनाओं के रखरखाव के खर्च का कुछ अंश उपनिवेशों को उठाना ज़रूरी था, उनके लिए अनिवार्य था। शुगर एक्ट के अंतर्गत इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया और शीरे पर चुंगी 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस कर दी गई, लेकिन उसे वसूल करने की पूर्ण व्यवस्था की गई। शराब, रेशम, कॉफ़ी और अन्य विलास की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया गया। शुगर एक्ट को कड़ाई से लागू करने के लिए कई उपाय उठाए गए। शाही अधिकारियों को रिट्रेस ऑफ असिस्टेंस यानी विस्तृत अधिकार के वारंट द्वारा संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेने का अधिकार कर दिया गया। ये सारे ही कदम बहुत ही असंतोषजनक थे क्योंकि ये अमेरिकी बस्तियों के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब ना तो वे सस्ते दामों पर शक्कर खरीद सकते थे और ना ही रम बनाने के लिए शीरा ला सकते थे। इसलिए वहाँ असंतोष होना स्वाभाविक था। इस एक्ट के विरोध में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि 6 माह में लोगों ने इतना सोच विचार किया जितना उन्होंने संपूर्ण जीवन में नहीं किया। स्टाम्प एक्ट के अनुसार सरकारी अदालत स्टाम्प पेपर का प्रयोग आरंभ किया गया, जो सभी न्यायिक, गैर न्यायिक कारनामों, समाचार पत्रों, मदिरा बेचने के लाइसेंसों, विज्ञापनों, जुओं के लिए आदि अनिवार्य कर दिया गया। ये स्टाम्प कम से कम 2 पेंस के थे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पाउंड मूल्य के थे। ग्रीनविले ने यह सोचा था कि इस योजना का विरोध नहीं होगा क्योंकि इस अधिनियम से जनसाधारण अधिक प्रभावित नहीं होने वाला। लेकिन इस योजना का अमेरिका में कड़ा विरोध हुआ। इस विरोध का कारण आर्थिक बोझ न होकर सैद्धांतिक बोझ था। उपनिवेशों में कुछ
में तत्काल इस एक्ट का विरोध शुरू हुआ। मैसाचुसेट्स सहित कई नगरों में दंगे हुए और कुछ स्थानों पर स्टैंप बेचने वालों के घरों पर भी हमले किए गए। धीरे ही धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कर लादने की नीति के विरुद्ध सड़कों, गलियों, नगरों और ग्रामों में नारे लगने लगे और उनका एक ही उद्देश्य था, अंत तक स्टैंप अधिनियम का दृढ़ विरोध। इन कुछ संस्थाएं बनी जिनके नाम थे स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। मैसाचुसेट्स में उठे विरोध को विशाल रूप दिया बौद्धिक वक्ताओं ने, जिनमें जेम्स ऑटिस और सैमुअल एडम्स प्रमुख थे। एडम्स ने घोषणा की कि नियमानुकूल प्रतिनिधि लिए बिना कर लगा देना लोगों को गुलाम बनाने का ढंग है। वर्जीनिया के पैट्रिक हेनरी वर्गीस ने घोषणा की कि कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया के प्रतिनिधि के अलावा किसी को नहीं मिल सकता है। अमेरिका में एक नया नारा उठा, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यानी कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अर्थात इंग्लैंड की संसद जिसमें कोई अमरीकी नहीं बैठता, उसे कर लगाने का अधिकार था ही नहीं। व्यापारियों ने इस अधिनियम के वापस लिए जाने तक इंग्लैंड से आयात करना बंद कर दिया। समाचार पत्रों में जहाँ स्टैंप लगना चाहिए था, वहाँ पर मानव सर और हड्डियों के चित्र लगाए गए। स्टैंप एक्ट का अमेरिका में जिस प्रकार से विरोध हुआ, वह नई हवा और नई विचारधारा का प्रतीक था। पिछले वर्षों में इंग्लैंड ने अमेरिकियों को उनके हाल पर छोड़ रखा था और जब हस्तक्षेप आरंभ हुआ तो उनके खिलाफ रोष स्वाभाविक था। यही यद्यपि उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों के आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, लेकिन स्टैंप एक्ट ने बिजली की तेजी से इन्हें एक कर दिया। दूसरा इसमें कारण हम कह सकते हैं रॉकिंघम की घोषणा। 1765 में ग्रीनविले सरकार के पतन के बाद इंग्लैंड में रॉकिंघम ने सरकार का गठन किया। उसने तुरंत ही स्टैंप एक्ट रद्द कर दिया, किंतु एक दूसरा एक्ट पारित किया गया जिसमें यह घोषणा की गई कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। इस घोषणा पर भी अमेरिका में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। और तीसरा कारण था टाउनशेंड की कर योजना। इंग्लैंड में जल्दी ही रॉकिंघम सरकार का भी पतन हो गया और कुछ समय के लिए विलियम पिट ने सरकार बनाई, जिसमें चार्ल्स टाउनशेंड अर्थ मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था। और उसने ये अनुमान लगाया कि अमेरिकी आंतरिक करों का विरोध तो करते हैं, लेकिन बाहरी कर उन्हें स्वीकार्य थे। इसलिए उसने 1767 में ऐसी 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जिसका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। ये वस्तुएं थी चाय, शीशा, कागज़, सिक्का धातु और रंग। लेकिन उसकी आशाओं के विपरीत अमेरिकी वासियों ने इन्हें भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उनका यह सिद्धांत था कि वे अंग्रेज़ी संसद के किसी भी कर को नहीं चुकाएंगे। इन अधिनियमों के विरोध में पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकिंसन ने एक लेख श्रृंखला प्रकाशित की जिसका शीर्षक था पेंसिल्वेनिया के एक किसान का पत्र, जिसे उपनिवेश की जनता ने बड़े चाव से पढ़ा और उसने यह महसूस किया कि टाउनशेंड अधिनियम इंग्लैंड के कानून और प्रथा के विपरीत हैं, इसलिए अप्रवासियों को इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इन अधिनियमों के विरुद्ध अमेरिका में कई स्थानों पर दंगे भड़क उठे और अधिकारियों ने सख्ती का सहारा लिया। बोस्टन में खास तौर से स्थिति बहुत खराब हुई। 5 मार्च 1770 को भीड़ और सैनिकों के बीच टकराव हुआ और इसे अमेरिकी वासियों ने बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दे डाली। इस प्रकार चाय और अन्य वस्तुओं पर करों को लेकर अमेरिकियों ने बहुत तेज़ी से अपनी प्रतिक्रिया इंग्लैंड को दर्शाई और एक मौके पर चाय की जितनी भी पेटियां थीं वे बोस्टन की खाड़ी में डुबो दी गई, जिन्हें हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं हम तात्कालिक कारण पर। तात्कालिक कारण में सबसे पहले थी लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। टाउनशेंड शुल्कों को हटा दिए जाने के बाद उपनिवेशों में आंतरिक मतभेद पैदा हो गया। यहाँ अभी भी इंग्लैंड के प्रति सद्भावना थी और जो ख़ास तौर से धनिक वर्ग था उसकी विशेष सहानुभूति इंग्लैंड के साथ थी। वे स्वतंत्रता के समर्थकों की ओर से कराई गई गड़बड़ियों, दंगों और बहिष्कारों के विरुद्ध थे, क्योंकि इनसे उनके व्यापारिक हितों को हानि पहुंचती थी।
संयोग से उग्र राष्ट्रवादियों को सैमुअल एडम्स जैसा आदर्श नेता मिल गया, जिसके लेख विश्वासपद्र होते थे और भाषण प्रभाव पैदा करने वाले। उसने लेखों और भाषणों का सहारा लिया। सबसे पहले बोस्टन में नवंबर 1772 में पत्र व्यवहार समिति का गठन हुआ और सैमुअल जनता की रोष अग्नि को तब तक दहकाता रहा जब तक अंग्रेज की एक भारी भूल ने उसे प्रज्वलित न कर दिया। 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। भारत और इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम चाय से भरे पड़े थे और अमेरिका, जो चाय का सबसे बड़ा आयातक था, अब इस चाय को नहीं मंगवा रहा था, और मंगवा भी रहा था तो तस्करी के माध्यम से, जिससे इंग्लैंड को कोई लाभ नहीं पहुंचता था। चाय भारत से अमेरिका, इंग्लैंड होकर आती थी, जहां उस पर चुंगी लगाई जाती थी। लंबा रास्ता तय करने के कारण खर्चा भी अधिक आता था और इन दोनों कारणों से अमेरिका में चाय की लागत बहुत अधिक हो जाती थी। नॉर्थ सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने और चाय की तस्करी को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अमेरिका चाय ले जाने की अनुमति दी और इंग्लैंड में लगने वाली चुंगी भी हटा ली। इस कारण अमेरिकियों को चाय सस्ती मिलती, लेकिन उपनिवेशवासियों को एकाधिकार से चिढ़ थी और इसलिए इस चाय योजना का विरोध जो है मैसाचुसेट्स के बंदरगाह बोस्टन में कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गया। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का वेश बनाकर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और वहां उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। जनता के एक बड़े समूह ने इस कार्य का मूक समर्थन किया और अपराधियों को दंडित करने के लिए किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। दूसरा तात्कालिक कारण हम कह सकते हैं लॉर्ड नॉर्थ की दमनकारी कानून। बोस्टन टी पार्टी ऐसी घटना थी जिसने इंग्लैंड और उपनिवेशों को युद्ध के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया। यह घटना ब्रिटिश संसद के लिए चुनौती थी और उसकी सर्वोच्चता को ललकारा गया था। संसद में इस प्रतिक्रिया को रोकने के लिए 5 कदम उठाए, जिनका उद्देश्य था अमरीकियों द्वारा किए जा रहे विरोधों का दमन करना। सबसे पहले बोस्टन गाह को जब तक बंद कर दिया गया जब तक नष्ट चाय का हर्जाना न दिया जाए। दूसरा, मैसाचुसेट्स के परामर्शदाताओं को सम्राट ही नियुक्त करेगा, इससे पहले उन्हें उपनिवेशी निर्वाचित करते थे। तीसरा, हत्या संबंधी मुकदमे अमेरिकी न्यायालयों से या इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों को स्थानांतरित कर दिए गए। चौथा, मैसाचुसेट्स में किसी भी नगर में सेना रखना वैध बना दिया गया और ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने के लिए समुचित आवास की व्यवस्था का भार स्थानीय अधिकारियों पर डाल दिया गया। और 5वां कदम था कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को सहिष्णुता प्रदान की गई और क्यूबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई। उक्त कानून का अमेरिका में बहुत विरोध हुआ, लेकिन इंग्लैंड में भी कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने विरोध किया। महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया क्योंकि नवीन कानूनों को लोगों ने दमनकारी कानूनों की श्रेणी में रखा। वर्जीनिया के नागरिकों की सभी उपनिवेशों की प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव रखा गया। इसलिए 5 सितंबर 1774 को महाद्वीप की इस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर सभी उपनिवेशों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वराज की मांग करना नहीं था, बल्कि आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार प्राप्त करना था। एक घोषणा पत्र तैयार करके इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें अधिकारों और शिकायतों की घोषणा थी और 1765 के बाद के सभी कानूनों को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य एक महाद्वीपीय संस्था का गठन था, जिसने व्यापार बहिष्कार को पुनर्जीवित किया और गांव-गांव में सुरक्षा समितियां स्थापित करने और ब्रिटिश माल का उपयोग करने वालों की सूचना कांग्रेस को भिजवाने का निश्चय किया गया। कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन पूर्व होने से पहले ही सरकार और नागरिकों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। मैसाचुसेट्स में परिस्थितियां बहुत गंभीर होने जा रही थी।
जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों के विद्रोह को सैनिक शक्ति से दबा देने का निश्चय किया। उसने जर्मन सैनिक किराए पर मंगाकर अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। जो अमेरिकियों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। जून 1776 तक अंग्रेजी सेनाओं का पलड़ा भारी रहा और इसके साथ ही अमेरिकी नेताओं को समझ में आया कि विदेशी सहायता आवश्यक है। इसलिए फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने 4 जुलाई 1776 को 13 बस्तियों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का अनुमोदन कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि जब कोई सरकार मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित करे तो जनता को ऐसी सरकार बदलने का अधिकार प्राप्त हो गया है। घोषणा पत्र में यह घोषित किया गया कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। इसके साथ ही इंग्लैंड और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ गया और फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया। इसके साथ ही स्पेन की नौसेना भी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध में उतर आई। 1783 में पेरिस की संधि से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। तो हम अब पढ़ते हैं कि इस संधि में क्या क्या खास बातें थीं। सबसे पहली बात, ये संधि साइन हुई 3 सितंबर 1783 को। सबसे पहली बात, इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। इस नए राष्ट्र यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को अल्गानी पहाड़ों और मिसिसिपी नदी के बीच के सारे अंग्रेजी क्षेत्र सौंप दिए गए। चूँकि फ्रांस अमेरिका की तरफ से लड़ा, इसलिए अमेरिका की विजय के साथ ही फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ में सेंट लूसिया, टोबैगो, अफ्रीका में सेनेगाल, गोरी और भारत में भी कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। तीसरा, स्पेन जो कि अमेरिका का सहयोगी था, उसे फ्लोरिडा और भूमध्य सागर में मायनारिका का टापू मिला। चौथी बात, इंग्लैंड और हॉलैंड में युद्ध पूर्व स्थिति वापस लाई गई। और पांचवा, नए अमेरिका राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ साथ तय की गई। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और किस प्रकार से अमेरिका की बस्तियों ने फ्रांस और हॉलैंड के साथ मिलकर इस युद्ध को जीता और एक नए शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया।